तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं ये सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा और मैंने ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवा भी दी है। मैंने वनों का इतिहास से शुरू किया था, जहाँ पे मैंने 1826 जॉर्ज विलियम ट्रेल से शुरू किया होगा और लगभग 2016-17 तक का डाटा मैंने आपको कंप्लीट वनों से रिलेटेड करवाया था। इसी बीच में मैं आपको वनों से संबंधित आंदोलन भी पढ़ा चुका हूँ, जो मेरी पुरानी वाली प्लेलिस्ट में होगा। वो आप देख सकते हैं उत्तराखंड वाली प्लेलिस्ट में, जहाँ पे चिपको मूवमेंट वगैरह आपको सारी चीज़ें बताई गई होगी। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन, जहाँ से उत्तराखंड के वनों से हमें आर्थिक फायदे हो रहे थे, मेडिसिन वाले फायदे हो रहे थे, वो बताया था। जड़ी बूटियाँ पढ़ा ली, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिजर्व एरियाज भी मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। लाइन वाइज से सारी चीज़ें आपको एक सामने प्रोवाइड करवा रहा हूँ और अपनी तरफ से बेस्ट एंड बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। अकेले ही सारे सब्जेक्ट को कवर अप करना पड़ता है, तो कई बार आप लोगों की जो डिमांड होती है कि रीजनिंग करो, मैथ्स करो, जीके करो, ये करो, सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। एक इंसान क्या करेगा, आप खुद बताओ। तो धीरे धीरे करके मैं, जबकि ऐसा कोई नहीं है कि कुछ छोड़ा होगा ना मैथ्स के अलावा, लगभग मैं हर सब्जेक्ट पे कोई ना कोई क्लासेस अपलोड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। इसका मैंने वादा किया था, ये मैंने कंप्लीट आपको करवा लिया है। अगर आप इन कंप्लीट को पढ़ लेते हो तो 2-4 नंबर आपको इसी टॉपिक से देखने के लिए मिल जाएगा, एज इट इज़ जो आपको लिखाया गया है। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या आपके लेवल का, या कुछ आपको समझाया पढ़ाया जा रहा है, आपको लगता है कि अच्छा है, क्योंकि आप सब लोगों ने, क्योंकि मेरा तो चैनल भी बहुत छोटा है, नया नया चैनल है। आपने बहुत सारे चैनल आप ऑलरेडी देखे हैं, उनसे भी पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, डाटा को कंपेयर किया होगा। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा ठीक है डाटा, ठीक है कंटेंट, तो थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास करें यार, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और भी बेहतर तरीके से, और भी अच्छे से, और भी ईमानदारी से डाटा प्रयास प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बड़ी मेहनत से मैं डाटा आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक बुक को पढ़ लो, उसका डाटा आपको लिखा दो। एक सामने तो उत्तराखंड का डाटा आपको भी पता है मिलता नहीं है, तो बड़ी मेहनत से एक आदमी लगा पड़ा है कि यूट्यूब में सारा उत्तराखंड का सिलेबस एक बार अपलोड कर दूँ। इसके बाद जिस भी बच्चे को पढ़ना होगा विदाउट कोचिंग नौकरी लगने लायक वो पढ़ सकता है। बस बच्चा मेहनती होना चाहिए, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अपने मतलब इंट्रो इतना ही, क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है क्लास पढ़ा रहा हूँ मैं, इंट्रो इतना ही। बट अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें यार, ठीक है, मच नीडेड। चलो, आज मैंने ये सारे के सारे वनों से रिलेटेड आपको जब फैक्ट पढ़ा दिए है, आज मेरी ऐसी क्लास होगी, ये पूरे यूट्यूब में नहीं है, ये किसी टीचर ने बनाई नहीं रखी इस पे वीडियो। जो मैं भी पढ़ाऊंगा ऐसी क्लास, ये पूरे यूट्यूब में आपको मिलेगा ही नहीं। किसी टीचर ने ऐसी क्लास अपलोड ही नहीं करी है, क्योंकि मैं भी खुद यूट्यूब से देखता रहता हूँ इधर से उधर कि क्या क्या चल रहा है माहौल। हाँ, डाटा मिल जाएगा, बट कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ वहाँ कुछ वहाँ, ऐसा छुटपुट छुटपुट डाटा मिल जाएगा, बट एक सामने किसी ने इन चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं किया है, वो मैं करूँगा। ठीक है, तो पर्यावरण हमारा चल रहा था, तो लिख लीजिएगा हेडिंग, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट जो हमने इतना पर्यावरण पढ़ लिया तब भी कवर अप नहीं हुए होंगे, उन फैक्ट को हम पढ़ते हैं। बुकों में ही ये फैक्ट है, बट कुछ यहाँ होगा, कुछ वहाँ होगा, कुछ वहाँ होगा, उन सबको एक सामने कलेक्ट करके आपके सामने पेश करते हैं। आपको बनी बनाई खिचड़ी पसोरी जा रही है और आप फिर भी अपना मुंह जला दो, तो आप बिल्कुल निकम्मे हो, आप किसी काम के नहीं हो। चलो, जब खाना बनाना नहीं है, खिचड़ी बनानी नहीं है, आपको कोई थाली में दे रहा है खिचड़ी ऊपर से घी डाल के, और फिर भी आप अपना मुंह जला दे रहे हो, तो इसमें तो आपकी गलती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए शुरू करते हैं खिचड़ी खाना। हम खिचड़ी बनाते हैं, आप खाना। ऐसे फैक्ट होंगे, आपने सुने जरूर होंगे, बट एक सामने कभी लिखे नहीं। अभी लिख लीजिएगा, एग्जाम में आएंगे, अब परफेक्ट पॉइंट आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। पहला पहला पॉइंट है आपका जैव विविधता पार्क। जैव विविधता, जैव विविधता पार्क क्या है? बायोडाइवर्सिटी पार्क। और ये बायोडाइवर्सिटी पार्क जो बना है, ये बना है हल्द्वानी। कहाँ पे बना है? हल्द्वानी में। हल्द्वानी कहाँ है? हल्द्वानी गोला नदी के तट पर है। ठीक है, गोला नदी की लंबाई 102 किलोमीटर है, जो कि कहाँ से निकलती है? जो निकलती है पहाड़ पानी से, नैनीताल से। इसके अलावा हल्द्वानी की जो स्थापना करी थी वो रुद्रचंद ने करी थी अपनी सैनिकों के शेल्टर के लिए। उसके बाद जॉर्ज विलियम ट्रेल महोदय ने इसका मॉडर्न रूप से स्थापना करी थी। उसके बाद यहाँ पे सड़कें और नहरें किसने बनाई थी? रेमजे साहब ने बनाई थी। ये बातें मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ बसरी बैच की।
जैव विविधता पार्क कहाँ पे है? आप बोलोगे हल्द्वानी में। और इस हल्द्वानी के जैव विविधता पार्क के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है। ठीक है, जैव विविधता के क्षेत्र में उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला जो पार्क है, सबसे बड़ा जो जैव विविधता वाला पार्क है, बायोडाइवर्सिटी वाला पार्क है, वो कौन होगा? यही हल्द्वानी। ठीक है, इसकी स्थापना कब करी थी आप बोलोगे तो मैं बोलूँगा 5 जून 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। 5 जून 2020 में इसकी स्थापना की। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? जो ये 5 जून है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। जब भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाऊं तो आपको वो किसी भी हालत में नोट करना है, आपको किसी भी हालत में याद करना है। इन्हीं से एग्जाम निकलेगा, इन्हीं से आपका नॉलेज भी गेन होगा, इन्हीं से आप चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाओ। विश्व पर्यावरण दिवस भी कब मनाया जाता है? 5 जून 2020 को। कोई बोलेगा जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव मतलब जीव, बायो, और विविधता मतलब टाइप्स। बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े अगर एक ही सामने पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े अगर एक ही सामने पाए जाते हैं तो उसको बोलेंगे कि यहाँ की जैव विविधता बेस्ट है। वहाँ पे क्या बोलेंगे? कि यहाँ की जैव विविधता बेस्ट है। ओके मेरे भाई, तो जहाँ पे बहुत टाइप के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पे जैव विविधता क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, एक ही प्रकार के नहीं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काइंड ऑफ स्पीसीज जहाँ पे पाई जाएंगी, वहाँ पे बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या है? हाई है। और इसीलिए इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए देश दुनिया कार्यरत है, और हर साल 22 मई को, हर साल 22 मई को बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और अगर हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद करना है क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तराखंड में मैक्सिमम जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है, उत्तराखंड में जो मैक्सिमम जैव विविधता होती है, सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी वैली ऑफ फ्लावर में। कहाँ पे पाई जाती है? मैं क्या बोला हूँ? वैली ऑफ फ्लावर में। वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी की क्लास मैंने कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले अपलोड करी थी, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया होगा वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर कब बना भाई? नेशनल पार्क 1982 में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क बना था, जिसको 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को में शामिल कर दिया था, जिसको 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को में शामिल कर दिया था। यह फैक्ट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, अपने चैनल पे देख लिया। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो जैव विविधता है, ये मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है पूरे भारत में? तो पूरे भारत की बात करें तो इसका सही आंसर आता है शांत घाटी, साइलेंट वैली, शांत घाटी। और शांत घाटी कहाँ पड़ती है मेरे भाई? तो शांत घाटी पड़ती है केरल में। तो पूरे भारत में अगर जैव विविधता पूछी जाए सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो बोल देंगे आप शांत घाटी केरल। उत्तराखंड में कहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया। बाकी हमारा मुद्दा क्या था कि जैव विविधता पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो आप बोलोगे हल्द्वानी में किया गया है। और ये जैव विविधता पार्क भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क है, ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई तकलीफ? अगला, आज का अगला पॉइंट है, आज का अगला फैक्ट है लाइकेन पार्क। लाइकेन पार्क, आप बोलोगे लाइकेन पार्क की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ये की गई है पिथौरागढ़ जिले में। आपको पता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर वाला डिस्ट्रिक्ट है। पिथौरागढ़ जिले में कहाँ पे की गई है? मुनस्यारी में। ठीक है, पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में लाइकेन पार्क की स्थापना की। लाइकेन किसे कहते हैं ज़्यादा पता तो नहीं है, मगर 9-10 तक मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी तो दो चीज़ होते थे, एक होता था कवक और एक होता था शैवाल। क्या बोलते हैं, फंगी कुछ करके बोलते थे। एक होता था कवक और एक होता है शैवाल। कवक और शैवाल की बीच की कड़ी, कवक और शैवाल की बीच की कड़ी किसे कहते हैं मेरे भाई? तो कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कहा जाता है लाइकेन को। तो कोई बोलेगा लाइकेन क्या होता है, तो मैं बोलूँगा कवक व शैवाल की बीच की कड़ी। शैवाल की जो बीच की कड़ी होती है, इनके बीच का जो होता है उसको बोला जाता है लाइकेन। कहीं ना कहीं एक टाइप से अगर आपको याद करना है तो ये कुछ याद मत करो, इतना याद कर लो कि ये काई है, काई।
जो बरसात के टाइम पे हमारे यहाँ काई जम जाती है ना, तो वही ये काई है एक प्रकार की, और कुछ मत याद करो, आप कुछ ज़्यादा मत सोचो। ये लाइकेन पार्क कुछ नहीं है, एक प्रकार की काई है जो हमारे यहाँ सीमेंट में, पानी में, सॉरी पानी बोला मैं, पेड़ पौधे पे बरसात के टाइम पे जम जाती है, वही ये काई है और कुछ भी नहीं है। इतने से पॉइंट आपको याद रखना। और इसमें क्या याद कर सकते हैं कि जो ये लाइकेन पार्क है ना मेरे भाई, जो ये लाइकेन पार्क बना है ना मेरे दोस्तों, ऐसा पार्क आज तक पूरे देश में कहीं नहीं बना है। तो इसलिए ये भी पॉइंट आपको याद करना है, देश का पहला लाइकेन पार्क। मैं क्या बोला हूँ, देश का पहला लाइकेन पार्क। तो देश का पहला लाइकेन पार्क होने का अवसर भी इसी को मिला है, वटेवर जो भी बोलना है। तो पहले देश का पहला लाइकेन पार्क कौन है, यही है जो लाइकेन पार्क पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे पूरे भारत की 600 से प्लस प्रकार की क्या पाई जाती है, लाइकेन पाई जाती है, ठीक है। 600 से ज़्यादा प्रकार की क्या पाई जाती है, लाइकेन पाई जाती है। तो लाइकेन पार्क के बारे में भी बेसिक सी जानकारी आपको। आप बोलोगे सर ये लाइकेन पार्क कब बना, ये भी बता दो। तो ओके मेरे दोस्तों, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा 27 जून 2020 को। 27 जून 2020 को लाइकेन पार्क की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ये फैक्ट भी मैंने आपको बता दी। ये पॉइंट्स आपने जरूर पढ़े होंगे, बट कहीं ना कहीं इधर उधर पढ़े होंगे, बट मैंने इन सारे पॉइंटों को एक सामने लिखा हुआ है, एक सामने लिखा होगा और एक सामने आपको करवा दूंगा, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारे के सारे आपको एक सामने प्रोवाइड करवा दिए जाए। ओके, अगला लिख लीजिएगा सिमतोला पार्क। ये सिमतोला पार्क इतना इंपॉर्टेंट या इतना बड़ा तो है नहीं, नॉर्मल है सिमतोला पार्क। अगर कोटद्वार के आप हो तो चरेक जैसा है, ठीक है, चरेक से भी, चरेक इससे अच्छा चरेक है, ठीक है। तो सिमतोला पार्क कहाँ है, ये तो नॉर्मल से लिख देता हूँ, सिमतोला पार्क है कहाँ पे, अल्मोड़ा में। इतना आप याद कर लीजिएगा। लगभग सिमतोला पार्क की जो स्थापना हुई थी वो अगस्त 2010 में हुई थी। तो ये भी ऐसे ही बनाया गया है, मतलब जंगलात वालों के अंडर वाली प्रॉपर्टी है, कहीं ना कहीं पर्यावरण वाले काम यहाँ पे होते हैं, जंगलात वाले फॉरेस्ट वाले काम यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे कुछ भी पर्यावरण का दोहन नहीं किया जाता है, इसीलिए फेमस है थोड़ा सिमतोला पार्क। कोई बोलेगा सिमतोला का पार्क कहाँ है, तो आप इजीली बोल सकते हो कि सिमतोला पार्क है अल्मोड़ा में। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगली जो हेडिंग है मेरे भाई, तो आपने लिखना है हेस्को। क्या लिखना है, हेस्को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेस्को भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेस्को। एक ऐसी संस्था जो पर्यावरण के फील्ड में काम करती है, अब पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। जिन्होंने भी हेस्को नामक संस्था का निर्माण किया था, इस संस्था को स्थापित किया था, वो आदमी, वो व्यक्ति कोटद्वार, हमारे इसी कोटद्वार के जौनपुर के हैं। वो हम शिवपुर में रहते हैं, वो जौनपुर के हैं। और वो कभी कोटद्वार के कॉलेज के पीजी कॉलेज जो कोटद्वार है जहाँ से हमने पढ़ाई करी है, उसके बॉटनी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। बट उन्होंने कुछ साल प्रोफेसर के रूप में काम किया, उसके बाद उन्होंने वर्क छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी बनाई गई इस हेस्को नामक ऑर्गेनाइजेशन में तन मन धन से काम किया, और अब इसी फील्ड में वो काम करते हैं। और ये संस्था पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है, ठीक है। ये संस्था पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन, क्या है इसकी फुल फॉर्म, हिमालयन, लिख लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। हिमालयन पर्यावरण अध्ययन संरक्षण संगठन, संरक्षण संगठन, ये क्या है, हेस्को की फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी। हिमालयन इन्वायरमेंट, अध्ययन को क्या बोलेंगे, स्टडी, संरक्षण को क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव, कंजर्वेशन, और संगठन को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। तो हेस्को क्या है, हेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी है, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन संरक्षण संगठन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस संगठन को कब बनाया गया था, 1979 में बनाया गया था, ये बात भी आपको अच्छे से पता होगी। इस संगठन को 1979 में बनाया गया था, और इस संगठन को किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था अनिल जोशी द्वारा, ठीक है। तो इन चीज़ों को बारे में आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा भी जाता है। क्या बात है आपको इनके बारे में और याद करनी है, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो अनिल जोशी जी है, ये कोटद्वार से बिलोंग करते थे, ये बात तो मैंने आपको पहले भी लिखा दी थी।
अब ये देहरादून में रहते हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में कंटिन्यूअसली काम करते हैं। 2006 में इनको राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया, तो ये बात भी बहुत सम्मानित है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनको अगेन 2020 में अवार्ड मिला और अब की बार इनको थोड़ा बड़ा और पद्म भूषण अवार्ड मिला। पद्मा अवार्ड मिलना अपने आप में बड़ी गर्व की बात है। तो पहले 2006 में पद्मश्री मिला था और 2020 में इनको क्या मिला, पद्म भूषण। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को लिखना है और जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो क्या फैक्ट है, अगर मैं उसकी बात करूं तो अनिल प्रकाश जोशी या अनिल जोशी जी जो है, इनकी ही जो संस्था है हैस्को, इनकी जो संस्था है उसका नाम क्या है, हैस्को। हैस्को की पहल पर, हैस्को की पहल पर क्या मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से निकल के आता है मेरे भाइयों, आपको ये वाला फैक्ट याद रखना है। हिमालय दिवस कब मनाया जाता, ओके है, हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, बट हिमालय दिवस किसकी पहल पर मनाया जाता है, हैस्को या अनिल जोशी की पहल पर ही हिमालय दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर को और हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगर बोलेंगे कि हैस्को की वजह से या अनिल प्रकाश जोशी ने हिमालय के संरक्षण हेतु पहल करी थी कि हिमालय दिवस हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, ओके ठीक है, बट पहली बार भी तो कभी ना कभी हिमालय दिवस मनाया गया होगा। और अगर क्वेश्चन आएगा पहली बार हिमालय दिवस कब मनाया गया, पहली बार, तो अगर क्वेश्चन बनेगा पहली बार तो आप बोलेंगे 9 सितंबर 2015 को पहली बार क्या मनाया गया था, हिमालय दिवस मनाया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी। और एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे जोड़ के करंट अफेयर की दृष्टि से बताऊं तो इस बार का जो हिमालय दिवस मनाया गया होगा 9 सितंबर 2024, तो ये मनाया गया था आपके सतपुली में, ठीक है। आपने सतपुली का नाम तो सबने सुना है, तो सतपुली के सामने ही नयार घाटी में, ठीक है, नयार वैली में, वहाँ पे एक इंटर कॉलेज है, उसका नाम मैं थोड़ा सा मिसमैच कर रहा हूँ, तो उसी इंटर कॉलेज में इसको सेलिब्रेट किया गया था, वहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किए गए थे। तो 2024 का जो हिमालय डे मनाया गया था वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाकी हिमालय डे कब मनाया जाता है, 9 सितंबर को मनाया जाता है। किसके कहने पे ये पहल शुरू हुई थी, आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है, और पहली बार कब हिमालय दिवस ऑर्गेनाइज किया गया था ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। कोई पॉइंट मिसमैच हो रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा, आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। कुछ त्रुटियां होगी तो उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, और नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप तितली संग्रहालय। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे तितली संग्रहालय, ठीक है। आप लिखना है आपको तितली संग्रहालय। तितली संग्रहालय आपको नैनीताल जिले में दिख जाएगा, और नैनीताल जिले का एक पार्ट है जिसका नाम है भीमताल, ठीक है। तो कभी आप भीमताल में जाओ तो आपको तितली संग्रहालय देख के आना चाहिए, भीमताल में है ये। और भीमताल में इसकी स्थापना कब की गई थी, तो हम बोलेंगे आज़ादी से 1 साल पहले 1946 में। किसके द्वारा की गई थी, किसी न किसी ने तो तितली संग्रहालय बनाया होगा, तो ये बनाया था फ्रेडरिक स्मेटा ने, ठीक है। फ्रेडरिक स्मेटा महोदय ने इस तितली संग्रहालय की स्थापना करी थी, बटरफ्लाई म्यूजियम, आपको ये भी याद रखना, ठीक है। इसके अलावा तितली से याद आया कि उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है ना, उत्तराखंड की भी एक राज्य तितली होगी ना, स्टेट बटरफ्लाई। जैसे राज्य पक्षी होता है, राज्य पशु होता है, राज्य वृक्ष होता है, राज्य पुष्प होता है, ऐसी उत्तराखंड की एक राज्य तितली भी है। और आपसे प्रश्न बनेगा उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है, तो आप बोलेंगे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कॉमन पीकॉक। राज्य तितली का नाम क्या है, कॉमन पीकॉक। इस बात को आपने ध्यान रखना। मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ प्रश्न देता हूँ कमेंट करने के लिए या होमवर्क के रूप में, हो सके तो कमेंट करें, नहीं हो सकेगा तो आप नॉर्मली अपना नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि कॉमन पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है, ये आपने कमेंट करके हमको बताना है, या नहीं तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राज्य तितली के बारे में बता दिया। इसी तितली से संबंधित एक और क्वेश्चन अगर आपको लिखाऊं मैं, तो तितली से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है, ये बनता है 26 अक्टूबर 2015 का।
क्या बनता है, ये बनता है 26 अक्टूबर 2015 का। और 26 अक्टूबर 2015 के अप्रॉक्स देहरादून जाएंगे आप, हरिद्वार और देहरादून के बीच में डोईवाला के बाद एक जगह आती है जिस जगह का नाम है लच्छीवाला। तो लच्छीवाला में भी तितली पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है, तितली पार्क बनाया गया है। और कहाँ पे बनाया गया है, लच्छीवाला में बनाया गया। पहले नॉर्मली यहाँ पे ओपन स्विमिंग होती थी, लोग लड़के ऐसे नहाने के लिए जाते थे, बट अभी यहाँ पे प्रॉपर पर्ची कटती है 100-150 रुपये की, रूल एंड रेगुलेशन के साथ सारी चीज़ें इसके अंदर आयोजित की जाती है। उन्होंने वहाँ स्विमिंग की, बोटिंग की, पार्क बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से सजा रखा है। ये लच्छीवाला तितली पार्क है। कभी आप यहाँ जाओ तो काफ़ी अच्छी सुंदर जगह है, आप शांति और सुकून की तलाश में यहाँ पे जा सकते हैं। तो तितली संग्रहालय के बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर कर लिए गए हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा मेरे दोस्त मालसी डियर पार्क। मालसी डियर पार्क के बारे में आपने सुना है, देखा है। देहरादून शहर से अगर आप मसूरी की ओर जाओगे, राजपुर रोड पे थोड़ा आगे मसूरी रोड पे, तो जहाँ से चढ़ाई शुरू होने वाली होती है, राइट हैंड में आपको मालसी डियर पार्क दिख जाएगा, जो कि 1976 को स्थापित कर दिया गया था। 1976 को ये स्थापित कर दिया गया था। तब यहाँ पे कोई खास जानवर नहीं हुआ करते थे, नॉर्मल पार्क था। अभी आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक स्नैक हाउस भी है, बहुत टाइप के यहाँ पे सांप रखे गए हैं। अमेरिकन सार्क भी यहाँ पे रखी गई है एक्वेरियम के अंदर। छोटी सी मछली होती है, बड़ी सार्क मत समझ देना आप, अगर सार्क के जैसी बनावट उसकी होती है तो अमेरिकन सार्क उसे कहते हैं। तो एक एक से जीव जंतु यहाँ पे रखे गए हैं। अभी काफ़ी सुंदर और काफ़ी इन्वेस्टमेंट इस पर गवर्नमेंट ने कर दिया गया है, क्योंकि जितने ज़्यादा जानवर रखेंगे उनकी केयर उतनी ज़्यादा होगी, उतना स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, तो अब ये प्रॉपर चलता है और काफ़ी बेहतरीन है। तो मालसी डियर पार्क स्टार्टिंग में 1976 में बन गया था, बट अभी इसको प्रॉपर सारे जानवर रख के सरकार ने इसको क्या दे दिया है, चिड़ियाघर का दर्जा दे दिया है। तो 2016 में इसको प्रॉपर तरीके से क्या बना दिया गया है, 2016 में इसको प्रॉपर तरीके से चिड़ियाघर में तब्दील कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं राज्य का पहला चिड़ियाघर होने का दर्जा भी इसी को मिला है। चिड़ियाघर को शायद से जू कहते हैं, अगर अंग्रेजी में कुछ मिसमैच होगा तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। तो राज्य का पहला चिड़ियाघर होने का तगमा भी मालसी डियर पार्क को मिला है। पहले ये नॉर्मल पार्क था, यहाँ पे चिड़ियाघर का दर्जा इसको नहीं मिला था, बट 2016 में वो भी मिल गया। इसी के साथ साथ जब मैं चिड़ियाघर की बात कर रहा हूँ तो नोट करके आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा देता हूँ, जो कि मैं आपको हमेशा लिखाते हुए आ रहा हूँ। अब वो फैक्ट क्या होगा, राज्य का सेकंड चिड़ियाघर कहाँ पे बन रहा है, सेकंड चिड़ियाघर, चिड़ियाघर को क्या बोलेंगे, जू बोलेंगे। तो उत्तराखंड राज्य का जो सेकंड चिड़ियाघर बन रहा है ना, ये बन रहा है गौलापार। ठीक है, गौलापार। गौलापार कहाँ पड़ता है, जगह हल्द्वानी में पड़ता है। हल्द्वानी मार्केट एक साइड हो गया, और हल्द्वानी मार्केट के किनारे एक नदी है जिसका नाम है गोला नदी, और गोला नदी के पार वाला जो एरिया है उसी को बोला जाता है गोलापार। ठीक है, तो गोलापार वाले एरिया में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है, जिसका नाम होगा कार्बन, जिसका नाम क्या रखा जाएगा, कार्बन न्यूट्रल जू। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल जू। तो कार्बन न्यूट्रल जू कहाँ पे बन रहा है, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हल्द्वानी के गौलापार में बन रहा है। अब ये निर्माणाधीन है, प्रॉपर तरीके से बना नहीं है, बट आपको फिर भी ये याद रखना है, उत्तराखंड के एग्जाम्स में ऐसे पॉइंट बनते हैं और बने हुए हैं भी हैं, और आगे भी ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों को याद भी रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक फैक्ट है, अब वो है जीबी पंत उच्च स्थलीय, जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, है ना। ऐसा पॉइंट बन जाएगा आपके पास कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहाँ है, तो ये नैनीताल में है। और ये जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कब बना था, तो ये बना था 1995 में, ये बात आपको याद रखनी। बाकी जीबी पंत के बारे में मैं आपको बहुत बातें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बार बार ये बताना उचित नहीं है। उत्तराखंड के पहले व्यक्ति है ये, है ना, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति है ये जिनको क्या मिला है, जिनको मिला है भारत रत्न। अब भारत रत्न कब मिला, 1957 में। चीज़ें रिवाइज करने से आपको ही याद होगा। यूपी के पहले सीएम कौन बने थे, तो यूपी के पहले सीएम बनने का भी मौका इन्हीं को मिला था।
बाकी जवाहरलाल नेहरू के बहुत सारे क्लोज थे और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जवाहरलाल नेहरू के साथ जेल भी गए थे। और कौन सी जेल में बंद थे ये, तो ये थे अहमदनगर जेल में। अहमदनगर जेल में वो क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो मेरे दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फैक्ट जो आपको समझ में नहीं आया होगा, सारी बातें आपको समझ में आई होगी, सारी बातें आपको प्रॉपर तरीके से समझाई। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सिरे के साथ। मैं भी उत्तराखंड का अर्थशास्त्र अब मैं शुरू करूंगा और आप कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे उत्तराखंड का अर्थशास्त्र शायद से। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास पसंद आई होगी तो ज़रूर सपोर्ट करें, और कुछ कमी रही हो गई होगी तो बेझिझक होकर बताएं, क्योंकि गलतियां हो जाती हैं। अब मैं उन गलतियों को ज़रूर सुधारूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।